बांग्लादेश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। सड़कों पर आर्मी उतर चुकी है, 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। Bangladesh is cautiously emerging from over a week of turmoil sparked by student protests that left nearly 200 people dead and thousands more affected. प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है कि मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, सब कुछ को आग के हवाले किया जा रहा है। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। शूट एट साइट का ऑर्डर है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों? प्रोटेस्टर्स अब बांग्लादेश की पीएम डिक्टेटर कहकर पुकार रहे हैं। करंटली बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसका एक ही मुख्य कारण है और वो है रिजर्वेशन। तो सवाल ये उठता है, आखिर रिजर्वेशन की वजह से इतना उत्पाद क्यों बचा हुआ है? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা करो। देखिए, पहली बात तो ये है, बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम भारत की तरह कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। वहाँ रिजर्वेशन के अपने कुछ मायने हैं, अपने कुछ नियम और कानून है, वो भारत की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हमें समझना है इसके पीछे के मुख्य कारण को, तो उसके लिए हमें जाना होगा बांग्लादेश के अतीत में। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अंग्रेजों से भारत को आजादी तो मिल गई थी, पर गोरों ने जाते जाते हमारे इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया था और इसी बंटवारे का बीज है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हिस्से में थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी का पाकिस्तान है। अब मैप पर देखें तो इतने अजीब शेप में ये देश ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान है, वो भी एक ही कंट्री के दो विंग्स, जिनके के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर थी और इन दोनों के बीच कोई भी लैंड कनेक्शन नहीं था। सी रूट से कनेक्टिविटी तो थी, पर उसके लिए पूरा भारत कवर करना पड़ता और वो उतना ही मुश्किल था। पाकिस्तान की कुल आबादी की 56% पॉपुलेशन ईस्ट में रहती थी और 44% वेस्ट में। इन लोगों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, अगर एक रिलीजन को छोड़ दिया जाए तो। और यहीं से शुरू होता है ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच विवाद। अब देखिए, 1947 में पाकिस्तान को आजादी मिल जाती है, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, पर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के लोग कम ध्यान देते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनको अपना नहीं मानते थे, वो लोग खुद को सुप्रीम मानते थे। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। सिर्फ एक धर्म कॉमन था, इनका कल्चर अलग, इनका लैंग्वेज अलग, इनका सब कुछ अलग था। एक चीज अगर सिमिलर हो तो उस बेसिस पर कोई दो देश नहीं चल सकता है। और ऑब्वियसली जब आप एक साथ नहीं रह रहे हो, दोनों की दूरी थी लगभग 2100 किलोमीटर, कोई कनेक्टिविटी नहीं, लैंड के थ्रू तो कोई कनेक्शन था ही नहीं। अब अगर हम बात करें 1947 से लेकर 1958 के समय का, तो इस बीच सबसे बड़ा जो इशू था वो था अनइक्वल ट्रीटमेंट का। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उनको वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करते थे, उन्हें दबाया जाता था, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम था। देश के राजनीति में, आर्मी में, हर एक फील्ड में वो पीछे थे। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी के बांग्लादेश के साथ तभी का पाकिस्तान सौतेला व्यवहार कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। इसी से लोगों में आक्रोश भरा, वो लोग आंदोलन करने लगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, और उनकी सुनेगा कौन? इसी बीच 1958 से लेकर 1969 के बीच हुआ ये कि पाकिस्तान में लग गया मिलिट्री रूल, और ये था पाकिस्तान के ताबूत पर आखिरी किल। मिलिट्री रूल के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में अपोजिशन को सप्रेस किया जाने लगा, जिसकी वजह से पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में असंतोष फैला और वो अपने अधिकार की मांग करने लगे। फिर साल 1970 में पाकिस्तान में लगे मिलिट्री रूल को खत्म कर दिया जाता है, वहां पर वापस से डेमोक्रेसी की स्थापना होती है और इसके तहत मेजर इलेक्शंस होने थे। पर इस इलेक्शन में भी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग करते हैं ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। अब देखिए, इस इलेक्शन से ठीक पहले ईस्ट पाकिस्तान में आ जाता है भोला साइक्लोन, जो कि जमकर तबाही मचाता है। इस आपदा की वजह से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इस पर पाकिस्तान एकदम चुप रहता है। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं दी जाती है, उन लोगों को एकदम मरे हुए लाश की तरह छोड़ दिया जाता है, उनकी तरफ ये लोग देखते भी नहीं है। इस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा और भी बढ़ चुका था, क्योंकि वो जायज भी था जब उनका खुद का देश उनकी मदद नहीं कर रहा था इतने कठिन समय में। अब फिर इसके बाद होता है इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद देखने को मिलता है पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। अवामी लीग, जिनको की लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको मिलते हैं 169 सीट्स में से 167 सीट्स,
ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि वो पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी पाते हैं। अब रिजल्ट के अनुसार आवामी लीग की गवर्नमेंट फॉर्म होती और वो रूल करते ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों पे, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा नहीं चाहती। उस समय पाकिस्तान मिलिट्री के चीफ थे याया खान और उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। সমর্থন था আজকে আমার এক নম্বর ওয়াদা হবে আপনাদের কাছে, যেটা হলো এই, আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ করো। और इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लाखों लोग उनकी गोलियों से मर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। महिलाओं के साथ वेस्ट पाकिस्तान वाले रेप कर रहे थे, उनके आर्मी वाले रेप कर रहे थे। बच्चों बूढ़ों सभी को मारा जा रहा था। करीब 1 करोड़ लोगों ने रिफ्यूजी बनकर भारत में शरण ली। और इसी के बाद 1971 में शुरू होता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. How India and Mukti Bahini fought side by side. How land, water and air merged as one. जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था, उन्हें फ्रीडम फाइटर के दर्जे के साथ साथ 1972 में 30% रिजर्वेशन भी मिला था। ये उस समय सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए ही थी। फिर 1997 में इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसमें फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर 2010 में इसी 1997 के वर्डिक्ट को फिर से एक्सटेंड किया जाता है और इस बार इस कोटा सिस्टम में शामिल किया जाता है फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी। और सारा विवाद यही से शुरू होता है। मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है पूरे बांग्लादेश में। फिर 2018 के मैसिव प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट पे दबाव बनता है। फिर फैसला आता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जॉब के लिए नो रिजर्वेशन। बात तो यही खत्म हो चुकी थी, पर इसके बाद 2021 में फ्रीडम फाइटर के 7 बच्चे ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है उन्हीं बच्चों के फेवर में। सरकार के उस फैसले को इलीगल डिक्लेयर करके कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण है इस मैसिव प्रोटेस्ट का। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।